कुछ एमसीक्यू लेते हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से एक सत्यजीत भेजा है, ये कौन नंबर का है? हाँ, ये नंबर 2 वाला सत्यजीत भेजा, बहुत जरूरी चीज भी है वो। ठीक है, पहला लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्या है ये, ठीक है, और ये कई एग्जाम में आया है। ये डाटा चेंज कर दिया हमने, ठीक है। व्हाट इज द डायामीटर, डाया लिखा मतलब डायामीटर ऑफ हेडगियर पुली इफ डायामीटर, डाया बार लिखा है, जगह का भी कमी रहता है, उसको आपको समझते चलना, पढ़े लिखे बच्चे ना जी। इफ डायामीटर ऑफ वाइंडिंग रोप इज 30 mm, या इज भी नहीं लिखा है, उतना समझते चलिएगा कि वाइंडिंग रोप का डायामीटर कितना दिया, 30 mm, तो हेडगियर पुली का डाया कितना होगा, ये आप जो वाइंडिंग का चैप्टर उसमें भी पढ़े होंगे और रेगुलेशन में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो दोनों जगह से हो गया। क्या चीज है, क्या बोलता है कि आपका कोई ड्रम, सीव या हेडगियर पुली का डाया वाइंडिंग रोप के डाया का 100 टाइम्स रहेगा। डायमीटर ऑफ हेडगियर पुली or drum or sieves connected with the winding system shall be 100 times the dia of the winding rope। आपको डाया वाइंडिंग रोप यहां दिया है, डाया वाइंडिंग रोप कितना दिया है, 30 mm, और आपको ऑप्शन दिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मतलब जो आंसर आपका mm में निकलेगा यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ओके, डाया वाइंडिंग रोप कितना दिया है, 30 mm, तो डाया ऑफ हेडगियर पुली, डाया ऑफ हेडगियर पुली, हेड HG पुली लिख दे रहा हूं, समझ जाएगा, हेडगियर पुली कितना होगा बाबू, 100 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू 100 टाइम्स द डाया ऑफ वाइंडिंग रोप, डब्लू रोप लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो वाइंडिंग रोप का डाया है तो कितना हो गया, 100 इंटू 30, तो ये हो गया mm में है 3000 mm, और एक मीटर में कितना mm होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 1000 mm। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 1000 mm से, तो ये मीटर में आ जाएगा 3 मीटर। कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो मेरा ये आंसर ठीक हो गया, ठीक है। हेडगियर पुली का डाया कितना रहेगा, इस पर्टिकुलर केस में 3 मीटर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, ऐसा नियम काहे दिया, क्यों ऐसा रेगुलेशन बना है, ये टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि डायमीटर ऑफ हेडगियर पुली और सीव और ड्रम कनेक्टेड विद वाइंडिंग सिस्टम और वाइंडिंग इंस्टॉलेशन शैल बी 100 टाइम्स द डाया ऑफ वाइंडिंग रोप। वाई, क्यों नियम दिया, ठीक है। यदि इस टाइप का भी आपको आ गया कि हाँ ये रिलेशन है, ये ऐसा क्यों है, उसका क्या कारण है, तो उसका कारण एक सिंपल सा है। 2 पुली लीजिए घर में, घिरनी जिसको बोलते हैं, लीजिए, एक छोटा लीजिए एक बड़ा लीजिए, उसके ऊपर से आप कोई रस्सी को डालिए, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो जिसका डाया ज्यादा होगा उसमें किंक जो आपका रोप जो है वो कम मुड़ेगा, आपका जो आप रस्सी डालने के लिए मैं बोला वो रस्सी जो है, रोप जो है कम मुड़ेगा, छोटे वाले में रोप ज्यादा मुड़ेगा। तो जिसमें ज्यादा मुड़ेगा तो वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा लगेगा उस रोप के ऊपर। तो काहे के लिए ऐसा रूल दिया, टू रिड्यूस द बेंडिंग स्ट्रेस इन द वाइंडिंग रोप। क्या कारण है बाबू, ये जो रिलेशन दिया, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन देने के पीछे क्या रीजन है, टू रिड्यूस द बेंडिंग स्ट्रेस इन द वाइंडिंग रोप, ठीक है। इतना कोई दिक्कत है, बहुत इजी में बता दिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू CMR 2017 मिनिमम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टू बी डन बाय माइनिंग सरदार, MS लिखा मतलब माइनिंग सरदार या सरदार or other competent person appointed under regulation 129 of the CMR 2017, CMR 2017 के रेगुलेशन 129 के तहत अपॉइंटेड सरदार या कोई अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन मिनिमम एक शिफ्ट में
कितने इंस्पेक्शन करेगा, यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा है, ट्रेवलिंग रोडवेज फलाना ढिकाना सब लिखा रहेगा। आपको मेन चीज याद है, कितना माइनिंग सरदार जो है शिफ्ट में, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, मिनिमम कितने बार इंस्पेक्शन करेगा। तो रेगुलेशन 129 बहुत ही साफ शब्दों में बोलता है, कहता है कि शिफ्ट स्टार्ट होने के पहले, मतलब काम चालू करने के पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क, विदिन, क्या बोलता, विदिन 2 आवर्स द कमेंसमेंट ऑफ वर्क, मतलब काम चालू करने के 2 घंटा पहले माइनिंग सरदार उसके असाइंड एरिया के सभी पार्ट्स का एग्जामिनेशन करेगा। और सिमिलर इंस्पेक्शन जो है हर 4 घंटा के इंटरवल पर करेगा। इतना पढ़े हैं। तो एक तो शिफ्ट के स्टार्टिंग में हो गया, प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन करेगा माइनिंग सरदार, फिर 4 घंटा के बाद करेगा। और शिफ्ट कितना घंटे का होता है? 8 घंटे का। मतलब 8 घंटा मिनिमम कितनी बार हुआ? 2, और एक प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन। टोटल कितने इंस्पेक्शन होगा भैया? सत्यजीत 3 हुए ना जी। शिफ्ट के एंड में भी करना है, तब ना आप रिलीवर को बताइएगा कि माइंस में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर माइन, यदि माइन छोटा होता, डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है अभी, छोटा जगह है आपका भी, मान लो स्टार्ट किया तो माइन नहीं होगा, तब माइन या डिस्ट्रिक्ट के जो आप इंचार्ज है आप बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, आपको यहां ध्यान देना है। तो माइनिंग सरदार रेगुलेशन 129 के अनुसार कितने बार इंस्पेक्शन करेगा? मिनिमम 3 बार, जरूरत पड़ने पर कितने बार भी कर सकता है। लेकिन स्टैट्यूटरी ही हैज टू इंस्पेक्ट ऑल द वर्किंग्स असाइंड टू हिम मिनिमम 3 टाइम्स। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं भैया, सुन लीजिए। हिंदी वाले जो बाबू लोग हिंदी एकदम पूरा समझते हैं, शिफ्ट के पहले 1 बार इंस्पेक्शन कर लेना भैया, और उसके हर 4 घंटे के बाद में 1 बार करना। 8 घंटे का शिफ्ट है तो 8 घंटे में 2 ही ना बार हुआ, 2 और एक प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन, मतलब काम चालू करने के पहले, तो 3 बार इंस्पेक्शन हुआ। तो मिनिमम इंस्पेक्शन कितना रहेगा? 3 टाइम्स। ठीक है। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना रहेगा? मिनिमम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ज्यादा कितना भी कर सकते, मुझे जरूरत पड़ा तो हम 10 बार नहीं जाएंगे, 6 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, लेकिन 3 बार तो करना ही करना है आपको एज ए माइनिंग सरदार। ठीक हो गया। हम रेगुलेशन 129 को डिटेल में भी लेंगे, लेकिन सत्यजीत 2 दिन से बोल रहा था, उसको बोलते गए टू नाइट, तो टू नाइट में छूट रहा था, इसलिए हम सोचे कि इसको ले ही लिया जाए। हाँ, नेक्स्ट, एंगल ऑफ फ्लिट। इसको कोई फ्लिट एंगल भी बोलता है, मैं भी जनरली फ्लिट एंगल ही बोलता हूं, लेकिन बहुत जगह एंगल ऑफ फ्लिट लिखा रहता है, इसलिए हम भी एंगल ऑफ फ्लिट लिख दिए। लेकिन हम मैक्सिमम कभी बोलेंगे, सुनिएगा, फ्लिट एंगल। ये फ्लिट एंगल कितना रहने चाहिए बोला? लेस देन 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री, ऐसा भी लिखते हैं 1.5, ऐसा भी लिखते हैं 1.5, मतलब 1.5, 1 और आधा, और यहाँ लिखा नॉट मोर देन 1.5। देखिए सब में 1.5 डिग्री ही दिया है, बस यहाँ लेस देन है, यहाँ 1.5 है, यहाँ नॉट मोर देन 1.5 है। हम बोला ऑब्जेक्टिव का जमाना है बेटा, जब लिखते थे ना और वहां लिख दिया कि फ्लिट एंगल 1.5 डिग्री चल जाता था। यहां तो 1 बताना, और सब में तो 1.5 ने लिखा है। पहले तो ये एंगल ऑफ फ्लिट क्या होता है और इतने पे क्यों इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसका भी ना कारण जानना होगा। एंगल ऑफ फ्लिट क्या होता है? आपका पुली कैसा है? ऐसा वर्टिकल प्लेन, पुली का जो वर्टिकल प्लेन और जो वाइंडिंग रोप, उसके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्लिट। अब वो उसको छोड़ दीजिए कि इन आइदर डायरेक्शन एंड एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ केज और अदर मीन्स आपका, वो छोड़िए, सिंपल सा भाषा में समझिए ना कि वाइंडिंग पुली का वर्टिकल प्लेट और वाइंडिंग रोप के बीच जो एंगल बना, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्लिट, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डिग्री। तो आंसर क्या सही होगा? नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, नॉट मोर देन 1.5 डिग्री। फ्लिट एंगल शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डिग्री। बट why we restrict the flit angle up to this limit?
The reason is very simple. If the angle of fleet is increases, then the wear and tear of the pulley and of the rope means winding rope, will increase. And to prevent this or to counteract this, angle of fleet is restricted to 1.5 degree. यदि हम एंगल ऑफ फ्लीट को बढ़ा देते हैं तो उससे यही होगा कि पुली, हेडगियर पुली और वाइंडिंग रोप के बीच घिसाव ज्यादा होगा, वियर एंड टियर ज्यादा होगा, उसी को हिंदी में घिसाव बोलते हैं। घिसाव होगा तो दोनों जल्दी खराब हो जाएंगे। इसीलिए वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस में हम फ्लीट एंगल को 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, when it is intended to use new winding installations for main winding, आप रेगुलेशन में यहाँ मेन वाइंडिंग वर्ड नहीं पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे फॉर लोअरिंग एंड रेजिंग अ पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज द मीनिंग ऑफ मेन वाइंडिंग। इसी को मेन वाइंडिंग बोलते हैं। आदमी को ऊपर नीचे कर रहे केज या स्किप के माध्यम से, तब उसको बोलेंगे मेन वाइंडिंग, मतलब लोअरिंग एंड रेजिंग अ पर्सन। उसको हम शॉर्ट कर दिया मेन वाइंडिंग। वर्ड भी समझते चलिए। ओनर एजेंट एंड मैनेजर शैल गिव नोटिस ब्लैंक डेज बिफोर 2 and 2। कितने दिन पहले कोई नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन को चालू करना चाहता है मैनेजर, ओनर एजेंट या मैनेजर ऐसा इरादा करते हैं when it is intended to use new winding installations for main winding, owner agent or manager shall give notice blank days before 2 and 2। यहाँ 3 ऑप्शन दिए, 30 days before CIM RIM, 60 days before CIM and RIM, 14 days before CMD and डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ द कंपनी। ठीक है, हम बताएं कोल माइंस रेगुलेशन को देखने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज है, दैट इज ऑफिशियल्स ऑफ DGMS, नॉट द डायरेक्टर्स ऑफ कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी। तो ये वाला तो फिर बातें नहीं आता, खत्म हो गया। अब बचा ये और ये, दोनों में CIM RIM लिखा है, यहाँ पर भी CIM RIM लिखा है, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रजिस्ट्रार माइंस। बस बच गया 30 दिन और 60 दिन। तो कितना दिन पहले करते हैं बाबू? 60 दिन पहले। कोई न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन को आप मेन वाइंडिंग पर्पज से लगाना चाहते हैं तो 60 दिन पहले इस इंटेंशन का नोटिस देंगे, और नोटिस देंगे चीफ इंस्पेक्टर माइंस को और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ठीक है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट कुछ चीजों को लेते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए बाबू। इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डेवलप्ड पिलर्स बाय ओपन कास्ट मेथड, यहां लिखना भूल गए थे, बाय ओपन कास्ट मेथड, सेफ पार्टिंग अबोव द कोल सीम 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर। ठीक है, सब उसी का लिया है कि डेवलप्ड कोल पिलर से अंडरग्राउंड मेथड से हमने डेवलपमेंट करके रखा है, और अब हमको उस अंडरग्राउंड वर्किंग को ओपन कास्ट मेथड से कोयला निकालना है, एक्सट्रैक्शन करना है, कोल एक्सट्रैक्शन करना है। तो उसके लिए 2 तरीका है। पहले तो ये तो हम सब देख लेंगे, 3 क्वेश्चन लिए, हम 20 को और चीज इसमें बता ही देंगे। पहले समझ लीजिए कि सबसे पहले तो खतरा क्या होता है। यदि हम डेवलप्ड अंडरग्राउंड पिलर्स को यदि ओपन कास्ट मेथड से लेते हैं तो सबसे पहले कोई बोलेगा कि सर मशीनों गिर जाएगा, आदमियों गिर जाएगा। अरे वो तो बाद की बात है, कैसे गिर जाएगा? ना गिरेगा, वो 1 बार होगा, बहुत 1000 बार में 1 बार होगा। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? कोल डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। क्या का खतरा है? कोल डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। एक पर तो खतरा जाना जरूरी। दूसरा, जब हम लास्ट ओबी बेंच में ब्लास्टिंग कर रहे होंगे ओपन कास्ट में, या कोयला में ब्लास्टिंग कर रहे होंगे, और तो कोयला ब्लास्टिंग कर रहे तो कोई बात नहीं, लास्ट ओबी बेंच में कर रहे तो हमको तो सीधा पता नहीं करना कौन में मेरा होल कहां जा रहा है, उसका भी तरीका दिया है। लेकिन कभी कभी सारा मेथड लगाने के बाद भी कभी कभी कहां चले जाएगा, सीधा गैलरी में होल चले जाएगा, तो ब्लोन थ्रू होने का डर रहता है। और जहां ब्लोन थ्रू हुआ
तो संभावना बनती है कि यदि वहां कोई गैस है तो गैस एक्सप्लोजन हो सकता है, कोल्डेस्ट में एक्सप्लोजन हो सकता है। और जो हम सबसे पहले बोले कि खुदा ना खास्ता कभी कभी आदमी और मशीनों के अंडरग्राउंड गैलरीज में घुसने का भी डर रहता है, ठीक है, खतरा रहता है। ये 3 मोटा मोटी खतरे हैं। तो इसको दूर करने के लिए टीजीएमएस ने सर्कुलर के माध्यम से और ऑफिशियल गजेट के माध्यम से हम माइनिंग इंडस्ट्री को अवगत कराया है, ठीक है। 2 तरीके का चीज हो सकता है। पहला तो जो अंडरग्राउंड वर्किंग से पहुंच के योग्य हो, मतलब एसेसिबल है। और एक दूसरा केस हो सकता है कि वो इनएसेसिबल है, मतलब वहां पहुंच ही नहीं सकते। तो पहुंच नहीं सकते तो वहां इंस्पेक्शन नहीं कर सकते और जो सेफ्टी मेजर्स हम लेना चाहते हैं वो नहीं ले सकते यदि इनएसेसिबल है। तो यदि एसेसिबल है, हम उस अंडरग्राउंड वर्किंग में पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम होगा सर्वे करेंगे। असेसिबल में बता रहा हूं, पहुंच के योग्य है, हम वहां जा सकते हैं, तो उसका सर्वे करेंगे, करेक्ट पोजीशन हम पता कर लेंगे और थिकली स्टोन डस्टिंग कर देंगे। कल परसों बताएं भैया, स्टोन डस्टिंग करने से कोल डस्ट को हार्मलेस बनाया जा सकता है ताकि कोल डस्ट के एक्सप्लोजन को रोका जा सके। इसलिए थिकली स्टोन डस्टिंग करेंगे यदि एसेसिबल है तो। और जो बैरियर छोड़ते हैं, पैनल बैरियर बोलिए या इंटरमाइन बैरियर बोलिए, उसका जो चौड़ाई रहता है वो रेगुलेशन 121(2) के तहत होना चाहिए। 121 भी बताएंगे, उसमें कुछ नहीं है बाबू। आप जो उस पर्टिकुलर डेप्थ पर जो पिलर का साइज होगा उतना इंटरमाइन बैरियर रहेगा। आधा जो है ये माइन वाला छोड़ेगा, एक कोई माइनर बी माइन है पास में, तो आधा पिलर ये छोड़ेगा, आधा पिलर वो छोड़ेगा, तो इंटरमाइन बैरियर मेरा 1 पिलर साइज का हो गया। और पिलर साइज कैसे डिटरमाइन करेगा, आपको डेप्थ दे दिया मान लो 100 मीटर और गैलरी दे देगा कि 3.6 मीटर है, तो आपको देखना होगा वो जो मैं रेगुलेशन 111 बताया हूं, एक ट्रिक बताया हूं, ये 3rd रो में आ रहा है, ठीक है। तो 3rd रो में आ रहा है, तो वो ट्रिक से आप पिलर साइज निकालेंगे। जो पिलर का चौड़ाई होगा उतना इंटरमाइन बैरियर रहेगा, बैरियर भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। ये हो गया। और असेसिबल है तब वहां सब आदमी को निकाल लेना है, तभी ना हम ऊपर काम करेंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा ब्लास्टिंग का, हैवी मशीन चलने का, वो वहां पे पड़ेगा, तो रूफ कंडीशन खराब होने की संभावना रहती है। तो ये कर लेना है, इतना काम कर ले असेसिबल में। लेकिन इनअसेसिबल है, यदि इनअसेसिबल है मेरा वर्किंग, अंडरग्राउंड वर्किंग, और उसको ओपन कास्ट मेथड से हमको लेना है, तो कुछ नहीं करते हैं बाबू। करते एक काम है, बोरहोल ड्रिल करते, जो एरिया को हमको एक्सट्रैक्ट करना है उसमें बोरहोल ड्रिल करते हैं। बोरहोल ड्रिल करके हम हर होल में 2 मीटर स्टोन डस्ट डाल देते हैं और फिर ड्रिल रॉड उसके होल के अंदर घुसाते हैं ताकि डस्ट जो है फैल जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर से हवा भेजते हैं होल के अंदर 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट। कितना बोले बाबू, कहीं लिख पाऊंगा, यहां दिखेगा वहां से 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से कंप्रेस्ड एयर बहाएंगे। इसका प्रेशर रहेगा 8 प्रेशर ऑफ 3.5 मतलब 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या सीएम लिखा है जी। कंप्रेस्ड एयर जो है 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये क्वांटिटी हो गया। इस क्वांटिटी को 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर उस होल के अंदर डालेंगे और डस्ट हल्का होता है, उस हवा के प्रेशर से पूरा गैलरीज में फैल जाएगा। जो हमने असेसिबल में अंदर घुस करके स्टोन डस्टिंग किया, हम यहाँ बोरहोल करके करते हैं। और वो जो बोरहोल कर रहे हैं वो 18 मीटर बाय 18 मीटर के ग्रिड पैटर्न में रहता है। अब बुक कहीं पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा 18 मीटर ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, ऐसे को ग्रिड बोलते बाबू। 18 मीटर इधर, 18 मीटर इधर, 18 मीटर इधर, तो ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, इसको ग्रिड बोलते हैं। 18 मीटर ग्रिड पैटर्न बोल दिया मतलब 18 मीटर बाय 18 मीटर बोल रहा हूं, समझ आए ना। वो ग्रिड पैटर्न में होल किया, 2 टन डाल दिया। लेकिन एक ये भी नियम बोलता है कि यदि आपका गैलरी का पेरीमीटर 14 मीटर से ज्यादा है तो आपको फिर अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली स्टोन डस्ट की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा, ठीक है। ये मोटा मोटी हम प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन और कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं हम ड्यूरिंग ब्लास्टिंग।
हम ये मान के ब्लास्टिंग करते कि जो हॉट स्टार्ट में ब्लास्टिंग के लिए हम प्रिकॉशंस लेते हैं वो सारा प्रिकॉशंस लेंगे। उसके अलावा जो हम लास्ट ओबी बेंच में होल डेप्थ रखेंगे उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये हमेशा बोलता है कि कोल सीम के ऊपर 6 मीटर का पार्टिंग बचा रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग के टाइम 3 मीटर था। 2017 का जो रेगुलेशन आया उसके बाद जो ऑफिशियल गजेट है उसमें 6 मीटर कर दिया है। कितना कर दिया है? 6 मीटर। मेरे टाइम पे 3 मीटर था, उसको भूल जाइए कोई पुराना पढ़ा होगा तो। इसीलिए देखिए हम पहले ही ऑब्जेक्टिव में ले दिया 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर। तो क्या बोला, इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डेवलप्ड पिलर्स बाय ओपन कास्ट मेथड सेप पार्टिंग अबव द कोल सीम, कोल सीम के ऊपर सेप पार्टिंग कितना रखना होगा? मिनिमम 6 मीटर आपको रखना है। और 2017 के पहले कितना था ये? 3 मीटर। 3 मीटर वाले भूल जाओ, अब कितना हो गया? 6 मीटर। मैं भी याद किया था 3 मीटर, अब क्या याद रखूंगा? अब 6 मीटर नहीं याद रखूंगा। ठीक, फिर ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी उसी से, उसमें हर बार आप ये लिखेगा कि इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डेवलप्ड पिलर्स बाय ओपन कास्ट मेथड ऑल होल्स इन द लास्ट ओबी बेंच आर ऑल होल्स इन कोल shall be charged with water ampoules or moist sand of blank meter in length at the bottom of the hole। हम एक बता रहे हैं आपको, कहीं पे या नीचे दिखेगा, ये यहाँ पे होल बना रहे हैं। ये मेरा ओपन कास्ट में प्लास्टिंग के लिए होल बनाया है। ठीक है, तो इस जो प्लास्टिंग के लिए होल बनाया कहाँ पे? सब बेंचेस की बात नहीं कर रहा, लास्ट ओबी बेंच में या कोयला में जो भी होल हम ड्रिल कर रहे हैं वो जो होल्स है उसको वाटर इम्पुल्स या माउस सेंड से भरना है। कहां पे? एट द बॉटम ऑफ द होल। ये बॉटम में कितना भरना है? 0.6 मीटर। कितना भरना है बाबू? 0.6 मीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर में दे दिया तो ठीक है। तो हम ऑप्शन क्या लिए थे? 1 मीटर, 0.6 मीटर, 0.2 मीटर। तब कहां पे है ये 0.6 मीटर? ये क्या भर देना है? इसके बॉटम में क्या भर देना है? माउस सेंड या वाटर इम्पुल्स भर देना है। कब? जब होल जो हमने ब्लास्टिंग के लिए ओपन कास्ट में लास्ट ओबी बेंच बनाया है या होल्स हमने कोयला में बनाया है, तो होल को बारूद से चार्ज करने के पहले बॉटम में 0.6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर वाटर इम्पुल्स या माउस सेंड से भर देना। काहे ऐसा करते बाबू? यदि हल्का फुल्का कहीं क्रैक फ्रैक होगा ना, क्योंकि अंडरग्राउंड भी चलाया था, फिर ऊपर से बड़का हेवी ब्लास्टिंग किया, डिफॉल्ट ब्लास्टिंग किया आपने ओपन कास्ट में, तो ओपन कास्ट करने से अंडरग्राउंड का जो पिलर विलर में क्रैक्स आ गया होगा। ठीक है, तो वो क्रैक्स को सील करने के लिए बोलता है। इसको 0.6 मीटर एट द बॉटम ऑफ द शॉर्ट होल बोल रहा है। देखिए, एट द बॉटम ऑफ द शॉर्ट होल मतलब ब्लास्ट होल, तो 0.6 मीटर कर देना है। अब दूसरा देखिए, इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डेवलप्ड पिलर्स बाय ओपन कास्ट मेथड वेयर देयर आर क्रैक्स एंड क्रीविसेस इन द होल, यदि होल के बॉटम में क्या है? क्रैक्स है, क्रीविसेस है, मतलब फाट फूट है होल के अंदर, तब क्या बोलता है? द बॉटम ऑफ द होल ब्लैंक मीटर लेंथ ऑफ द होल शैल बी फिल्ड विथ सैंड। ये देखिए, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसीलिए हम एक साथ ले लिया। नहीं तो बच्चा ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन को एक साथ मिलाता। ये ऑर्डिनरी कंडीशन है और ये स्पेसिफिक कंडीशन है। क्या बोल रहा है कि होल में क्रैक्स मिल रहा है, क्रैक्स और क्रीविसेस मिल रहा है, तब होल के बॉटम में कितना मीटर माउस सेंड भर देना है? तो इस केस में 2 मीटर। कब? जब क्रैक्स या क्रीविसेस है, आपको पता है, तब 2 मीटर होल का जो बॉटम है, ये 0.6 वाला नहीं रहेगा, कितना? 2 मीटर तक आपको क्रैक्स और क्रीविसेस है इस होल में, तो 2 मीटर तक सेंड भर देना है होल के बॉटम से। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में जो कि लास्ट ओबी बेंच में आपने होल बनाए हैं या कोयला में होल बनाए हैं, वहां पर आपको नॉर्मल कंडीशन में 0.6 मीटर होल के बॉटम में वाटर इम्पुल्स या सेंड भर देना है। उसके बाद बारूद चार्ज करना है। समझ आए ना बात को? तो ये 2 मीटर कहां रहेगा और 0.6 मीटर कहां रहेगा? ये क्लियर हुआ कि नहीं?
अच्छा, तो और एक दो चार कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसमें मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है, और कुछ किसी को प्रॉब्लम होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। बाबू, कोई ओनर का डेफिनेशन में पूछा था ऑब्जेक्टिव की कौन आता है कौन नहीं आता है, तो हम तो बता सकते थे लेकिन नहीं बताया क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता है, समझे ना। ऑपरेशन करना होगा, इस ओनर के डेफिनेशन का ऑपरेशन करना होगा, चीर फाड़ करना होगा, तब आप समझ पाइएगा कि होता क्या। कुछ वर्ड को समझ लीजिए, इसका डेफिनेशन बाद में से कुछ वर्ड, एक वर्ड इसमें आप पढ़िएगा मेयरली, MERELY। हम लिखते लिखते कहीं ई आई छूट गया, समझ जाना। मेयरली का मतलब क्या था, ओनली, एक्सक्लूसिवली, ठीक है, इस टाइप के मीनिंग निकलता। सिर्फ, केवल, ही या हो ही जाने से, जैसे कि बड़का हो गया तो इसके हो ही जाने से क्या हो, उस टाइप का वो होता मेयरली, ओनली, एक्सक्लूसिव, सिर्फ, केवल, ही, इस टाइप का, ठीक है। और इसके अलावा प्रोपराइटर वर्ड आएगा, लीजी वर्ड आएगा, लिक्विडेटर वर्ड आएगा, रिसीवर वर्ड आएगा। तो प्रोपराइटर किसको बोलते हैं, आप कई जगह दुकानों के ऊपर लिखा रहता प्रोपराइटर सुरेश राम, देखते हैं ना। प्रोपराइटर बताता है उसके ओनरशिप को, किसी जमीन, दुकान, कोई धंधा का जो ओनर होता है उसकी ओनरशिप को बताने के लिए प्रोपराइटर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑक्युपायर, जिसने ऑक्युपाई करके रखा, कानूनी तौर पे उसको घेर के रखा है, वो ऑक्युपायर हुआ। लीजी, किसी ने कोई जमीन, दुकान या कोई इंडस्ट्री को लीज पर ले लिया है, उसको बोलते हैं लीजी, ठीक है। लेकिन लीज कितने साल तक देने का नियम है, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, नॉट मोर देन 99 ईयर्स। 99 ईयर्स के बाद वो जो आपने जो चीज को लीज में लिया था उसको उसके मालिक को वापस करने का नियम है। लेकिन एक बार लीज में चले गया मतलब गया, खत्म हो गया कहानी। जिसने दिया था और जिसने लिया तो 99 साल तक रेबोड ही करेगा, समझ आए, और कानून का भी अभाव रहता है, ठीक है। लिक्विडेटर किसको बोलते हैं, जो किसी कंपनी या फर्म के कानूनी मामलों को देखने के लिए है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। तो ये वर्ड कुछ समझना होगा, तब ये डेफिनेशन को समझने में इजी हो जाएगा। तो इसका ऑपरेशन करते हैं कि माइंडसेट 1952 में जो शब्द ओनर कहा जाता है और माइंडसेट 1952 के अधीन बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस में और अन्य स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में जो ओनर शब्द हम पढ़ते हैं, उस ओनर शब्द का क्या मीनिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ माइंस। हम सिर्फ यहाँ कहां तक सीमित है, हम माइंस तक के लिए सीमित है, इसीलिए हम यहां लिख के रखे ओनर ऑफ ए माइंड मीन्स अ पर्सन। मतलब ओनर ऑफ माइंड का मतलब है ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, तीन बात या तीन डंडी लिखे, वो तीन बात याद रखिएगा। ऐसा व्यक्ति मतलब मीन्स अ पर्सन हु इज, क्या बोलेंगे, ये ए पर्सन, ये तीनों बात लागू होगा। यार जो तीन डंडी दिए है ये पर्सन सब के लिए। हु इज क्या है, हु इज इमीडिएट प्रोपराइटर, इमीडिएट प्रोपराइटर क्या है, ऐसे व्यक्ति को हम माइंड का मालिक बोलेंगे, ओनर बोलेंगे, जो कि माइंड का मालिकाना हक रखता हो, इमीडिएट प्रोपराइटर हो। आर लीजी, या जिसने माइंड को लीज पर लेके रखा हुआ हो। आर ऑक्युपायर, या ऑक्युपायर ऑफ द माइंड। आर पार्ट देर आप लिखा होगा, पार्ट देर आपको छोड़िए, मतलब माइंड या उसके किसी भाग का बात बोल रहा हो, ठीक है। मतलब ओनर किसको बोलेंगे, ओनर मीन्स, ओनर ऑफ ए माइंड मीन्स ए पर्सन हु इज इमीडिएट प्रोपराइटर, आर लीजी, आर ऑक्युपायर ऑफ द माइंड। आर, ये एक शर्त हुआ। ये शर्त को यदि कोई व्यक्ति पालन करता है तब उसको माइंडसेट 1952 के संदर्भ में हम ओनर कहेंगे। दूसरा बात, आर एनी पर्सन, या ए पर्सन के बजाय एनी पर्सन कर दीजिएगा। एनी पर्सन हु इज, ये एनी पर्सन सबके लिए, एनी पर्सन
हु इज लिक्विडेटर और रिसीवर, या कोई लिक्विडेटर या रिसीवर है कंपनी का, माइन का, उसको भी माइंस एक्ट 1952 के अधीन ओनर की परिभाषा में रखते हैं, डेफिनेशन में रखते हैं। एनी पर्सन हु इज कॉन्ट्रैक्टर और सब लीजी, ठीक है। इतने आदमी यदि इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया को फॉलो होगा तो वो माइंस का ओनर कहलाएगा। या सब के सब कर रहा तो नहीं ना हो सकता। अभी आप रेगुलेशन 2017 को देखेंगे, रेगुलेशन 39 देखिएगा, वहां लिखा है ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन ये डेफिनेशन ये भी बोलता है कि आपका जो प्रिंसिपल ओनर है माइन का, वो ये नहीं अपनी जिम्मेदारी से बच सकता कि कॉन्ट्रैक्टर या पेटी कॉन्ट्रैक्टर, ये सब लीजिए मतलब पेटी कॉन्ट्रैक्टर, ये भी तो ओनर है तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब सब इनकी जिम्मेदारी होगा, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल ओनर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर द माइंस एक्ट 1952। गेट माई पॉइंट्स? ओके। तो कौन कौन आदमी को हम ओनर बोलेंगे? माइंस एक्ट 1952 के रिफरेंस में किसको हम माइन का ओनर बोलेंगे? ओनर ऑफ ए माइन मीन्स एनी पर्सन, 3 शर्त दिया, हु इज इमीडिएट प्रोपराइटर, जो मालिकाना हक रखता हो माइन का, या माइन का लीजी हो, या माइन का ऑक्युपायर हो। देखिए वही लिखा, हु इज इमीडिएट प्रोपराइटर और लीजी और ऑक्युपायर ऑफ द माइन, और हु इज लिक्विडेटर और रिसीवर, और यहाँ पे भी आर लगाना, और हु इज कॉन्ट्रैक्टर और सब लीजी। ऑल दिस पर्सन्स comes under the definition of owner। लेकिन किसको नहीं लेते वो भी देखते हैं आप। but does not include किसको हम ओनर नहीं बोलेंगे? but does not include any person, वो किसी भी व्यक्ति को हम ओनर नहीं बोलेंगे। who is इतना बार लगा दिया, ये एनी पर्सन हु इज, या जितनी बात हम लिखेंगे वो सब के लिए रहेगा। मतलब हर बार आपको समझ आए कि एनी पर्सन हु इज, मेयरली बताए थे ना एक वर्ड, मेयरली, ऐसा कोई भी आदमी जो सिर्फ माइन से रॉयल्टी रेंट पाता हो या कोई फाइन पाता हो, वो आदमी भी ओनर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। एक दूसरा, वो सॉइल का मालिक है, merely the owner of the mine but not interested in the minerals of the mine। वो जमीन का मालिक है, वो सिर्फ जमीन का मालिक है, लेकिन वो माइन के मिनरल में कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो आदमी भी ओनर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा कौन नहीं आएगा? एनी पर्सन हु इज मेयरली द proprietor of the mine subjected to grant of lease or any license for working thereof, या ऐसा व्यक्ति भी माइन के ओनर के डेफिनेशन में नहीं आएगा जो कि माइन का प्रोपराइटर तो है, सिर्फ माइन का प्रोपराइटर हो जाने से ही वो ओनर नहीं होगा। यदि उसने वो जो जमीन है, माइन है, उसको किसी दूसरे को लीज पे ग्रांट कर दिया है या लाइसेंस दे दिया है दूसरे को वहां पर वर्किंग करने के लिए, ठीक है, तो कौन कौन शामिल नहीं होगा बाबू? बट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु इज मेयरली रिसीव्स मतलब पाता है, लेता है, मेयरली रिसीव्स एनी रॉयल्टी रेंट और फाइन फ्रॉम द माइन, या लिखते ना फ्रॉम द माइन। नंबर 2, एनी पर्सन हु इज तो लिख दिया उधर, हु इज ओनर ऑफ सॉइल, मेयरली लिखते मत भूलिएगा, सिर्फ मेयरली का मतलब सिर्फ, मेयरली ओनर ऑफ सॉइल एंड नॉट इंटरेस्टेड
interested in the minerals of the mine. ठीक है, और कौन नहीं होगा बोला बाबू, मेयरली, जो हम समझाए उसी को लिख रहे हैं, मेयरली द प्रोप्राइटर ऑफ द माइन subjected to grant of lease or license for working thereof. ये तीन जो आदमी होंगे, ये तीनों आदमी ओनर के डेफिनेशन में आएगा। जो कि रॉयल्टी रेंट पाता हो माइन से, वो भी ओनर डेफिनेशन में नहीं आएगा। वो जमीन का मालिक है, सॉइल का मालिक है, लेकिन वो माइन के मिनरल में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो भी। और वो इमीडिएट प्रोप्राइटर ऑफ द माइन तो है, बट उसने किसी और को लाइसेंस दे दिया है काम करने के लिए, वो भी आदमी भी जो है वो ओनर के डेफिनेशन में नहीं आएगा।